Good morning, class. I hope you all are doing really well. So as we are done with the chapter, we have to start with the NCERT doubt session. तो अगर आप लोगों ने NCERT के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो यू मस्ट हैव रियलाइज दैट ऑल दीज क्वेश्चंस आर जस्ट द रिपीटिशन ऑफ द कंसेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ड्यूरिंग द थियरी. लेकिन अगर उसके बावजूद किसी को कोई डाउट रह गया देन यू कैन कंसल्ट ओवर हियर. लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ट्राई नहीं किए देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो. सो यू मस्ट ट्राई द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ योर ओन एंड देन यू कैन कम ओवर एंड कैन गेट योर आंसर्स कन्फर्म. अगर किसी में कन्फ्यूजन है तो भी वो आप देख सकते हो. चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग. इससे पहले 9th NCERT तक हम कर चुके हैं. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद 8.10 and this question says that actinoid contraction is greater than lengthenoid contraction. और ये लास्ट लेक्चर में हमने जब एफ ब्लॉक कंसिडर किया तो हमने बात की थी कि एक्टेनॉइड के अंदर 5F सबशेल फिल होती है. आप एक्टेनॉइड्स में फिल करते हैं 5F, जबकि आप लेंथेनॉइड्स में फिल करते हैं 4F सबशेल को. एंड ऑब्वियसली 5F का शील्डिंग इफेक्ट इज़ वेरी पुअर एज़ कम्पेयर टू 4F. तो क्योंकि 5F का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा पुअर है तो ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा और कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी. सो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं बिकॉज इन एक्टेनॉइड्स 5F orbitals are filled which have poorer shielding effect as compared to 4F of lanthanoids. Therefore, actinoid contraction is greater than lanthanoid contraction. Let us consider this example also. It says that name a member of the lanthanoid series which is well known to exhibit +4 oxidation state. आपको पता है lanthanoids की general oxidation state is +3. बट इट हैज़ आस्क्ड यू दैट यू हैव टू नेम अ मेंबर जो कि +4 शो करता है. तो आपको पता है सीरियम और टर्बियम ईदर वन ऑफ देम यू कैन राइट इट डाउन हेयर एज एग्जाम्पल, क्योंकि दोनों में से दोनों ही क्या करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. तो दोनों ही एग्जाम्पल की तरह से आप उन्हें कंसिडर करेंगे. ओके दैट्स इट विद NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1. आई होप आई हैव नॉट डन दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन फॉर जनरल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. उनके करेक्टरिस्टिक्स के लिए भी हमने ये नहीं किया है. सो लेट्स जस्ट कंसिडर ऑल ऑफ देम. ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज दैट यू हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विच इज़ क्वाइट रियली ईजी. आपको सिर्फ क्या करना है, क्रोमियम है जैसे आपको आयनिक फॉर्म में आपको दिया होगा ना, आप इसको नॉर्मल ले लो. आप सबसे पहले क्रोमियम के लिए लिखो. क्रोमियम का नंबर आपको पता होना चाहिए 24 होता है. सीधी ट्रिक होती है 4s2 3d4. सामने वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन डी पर जाएंगे. अब आपको पता है कि ये स्पेशल केस होता है तो एक एस का इलेक्ट्रॉन डी में पहुँचाना है. तो दैट वुड बी 4s1 3d5. ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. आपसे क्रोमियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछिए. 3 इलेक्ट्रॉन्स आप निकलवा देंगे. तो कहाँ से निकालेंगे, पहले एस से निकालते हैं. एस में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, डी में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे. यू विल बी लेफ्ट विद डी 3d3. ओके तो ये आप लिख देंगे. नेक्स्ट कॉपर के लिए भी आपको ऐसे ही करिए. परमीशियम है यहाँ पर, पैरामीशियम है. देन वी हैव सीरियम ओवर हेयर, कोबाल्ट है, ल्यूटेनियम है. ठीक है ये सब हैं. तो इनके लिए आप सब ट्राई करोगे. इनका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए. सीरीज़ आपको याद करनी है, उसके लिए आप राइम्स बना सकते हैं. ठीक है वो ऑलरेडी आपको पता ही है. चलिए यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन से दैट वाई Mn+2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe+2. बता दीजिए उसको. Mn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 और इसकी कितनी होती है D6. तो ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीज़ की. ये ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू Fe टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन के भाई ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू दिस. तो आप उसको बता देंगे बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मोर स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेट, वेयर एज दिस फेरस विल गेट कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर अटेनिंग +3 ऑक्सीडेशन state. So this is all the repetition of the concepts that we have already discussed or done. Next question says that explain briefly how +2 state become more and more stable in the first half of the transition row with increasing atomic number. इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए. अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से पढ़ो वीडियो को पॉज करके. मैं आपको हिंदी में बताती हूँ ये क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ये आपका मान लो पूरा पीरियड है. कह रहा है फर्स्ट हाफ में दिस फर्स्ट हाफ पे कौन आता है 25th, दैट इज़ मैंगनीज़ आता है. तो कह रहे हैं जैसे ही आप स्कैंडियम से मैंगनीज़ की तरफ जाते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होने लगती है. वाई? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो तो यहाँ पर D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा, D4 होगा एंड मैंगनीज़ विल हैव D5.
सो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, D1 से D5 की तरफ मूव कर रहे हो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपको पता है आप कहाँ मूव कर रहे हो, टूवर्ड्स मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ मूव कर रहे हो, तो इसीलिए +2 की स्टेबिलिटी क्या होती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है इन द वेरी फर्स्ट हाफ ऑफ द पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। कह रहे ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करती है। तो आप उसको एग्जांपल दे दीजिए कि Mn है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहती है, लेकिन आयरन की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहती है। क्यों? इनकी वजह है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ये +2 में D5 रहता है और ये +3 में D5 रहता है। ठीक है, तो आप इनको एग्जाम्पल देके ऐसे इलिस्ट्रेट कर देंगे। Next it says that what may be the stable oxidation state of the transition element with the following d electronic configuration in the ground state। उनकी ऑक्सीडेशन आपसे पूछी है, उनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं D में, 3d3 है, तो ऑब्वियसली S में 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द विद द फॉलोइंग d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट। ओके, तो 3d3 है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आपको पता है 3d3 जो होता है वो स्टेबल होता है, तो ये +2 में रहेगा। 3d5 है, 3d5 अपने आप में ही स्टेबल है, तो सिर्फ S के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये स्टेबल हो जाएगा। 3d8 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसके और 2 S के, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 3d4 है, तो क्या हो जाएगा, 4s1 3d5 बन जाएगा, तो ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा S का, तो क्या होगा, +1 में रहना प्रेफर करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड होगी। नेक्स्ट देखो, नेम द ऑक्सो मेटल आयन, ऑक्सो मेटल एनायन। ऑक्सो मेटल एनायन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन भी हो और माइनस भी हो, और मेटल तो है नहीं, मेटल ऑक्साइड और एनायन भी हो। ठीक है, ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इन विच द मेटल एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। कह रहा है ऐसा कोई ऑक्सो एनायन बताओ जिसके अंदर मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके बराबर हो, उसके ग्रुप नंबर के बराबर हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो MnO4 नेगेटिव, मैंगनीज 7th ग्रुप का मेंबर है। मैंगनीज किसका मेंबर है, 7th ग्रुप का मेंबर है। तो अगर आप इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो +7 आएगी, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ग्रुप नंबर के क्या है, बराबर। ओके, तो ये MnO4 नेगेटिव एनायन का ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर है, ग्रुप नंबर के बराबर। एंड नॉट जस्ट दिस, आप ये भी ले सकते हो CR2O4 नॉट 2, CrO4 2 नेगेटिव। तो इसमें जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे क्रोमियम की तो +6 आएगी, और इसका ग्रुप नंबर भी कितना होता है, 6। तो CrO4 2 नेगेटिव, क्रोमेट आयन और परमैंगनेट आयन, ये दोनों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं एनायन के जिसमें उनकी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग तरीके से CBSE उसको पूछ चुका है। Now coming on to the next question, in what way is the electronic configuration of the transition element differ from that of non-transition elements? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज हो जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर आप उन्हें कंपेयर करें S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ। तो आपको पता है कि देखो यहाँ पर जैसे कॉपर का केस था, 4s2 3d9 हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन आई आपको पता है S और D ऑर्बिटल इन दोनों में एनर्जी लेवल में डिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चला आता है तो 4s1 3d10 हो जाता है। लेकिन S और P ब्लॉक में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता, वहाँ पे S और P ब्लॉक के लेवल्स के बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इस तरीके से स्टेबल स्टेट अटेन नहीं कर सकती। तो यही इनका डिफरेंस है, आप एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन कर सकते हो। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि लैंथेनॉइड एग्जिबिट करता है, तो आपको पता है +3 तो उसकी है ही कॉमन, +3 के अलावा वो +2 और +4 शो करता है। +2 कौन शो करता है, यूरोपियम एंड इटर्बियम, जबकि +4 शो करते हैं सीरियम एंड टर्बियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन गिविंग रीजन दैट ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक नेचर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके जो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं नेचर में, क्योंकि आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास D ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्योंकि दे हैव अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है मेटल्स की। वाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के ऊपर डिटेल से हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो आपको पता है कि क्योंकि दे फॉर्म फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्ड्स, therefore their enthalpy of atomization is quite high।
Next, transition metals generally form colored compound. Why? Because they have unpaired electron which undergo transition. Which transition? dd transition. तो dd ट्रांजिशन में अंडरगो होने की वजह से ट्रांजिशन मेटल जनरली कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू answer the next question, and it says that transition metals and there are many compounds act as good catalyst. सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो अच्छे कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं. तो ये प्रॉपर्टी हमने देखी है कि गुड कैटलिस्ट होने के लिए वो 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. पहला, दे कैन अटेन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. दूसरा, वो क्या कर सकते हैं, दे कैन प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर द रिएक्शन. एंड द थर्ड थिंग दैट दे डज इज दैट दे कंबाइन विद द रिएक्टेंट एंड एक्टिवेट देम. तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ की वजह से दे बिहेव एज गुड कैटलिस्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. तो ये बात हमने पहले की है डिटेल में, दैट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं. वो कंपाउंड्स which are formed when the interstitial sites of the transition elements are occupied by smaller atoms like carbon, hydrogen, nitrogen and sulfur. तो ऐसे वाले जब कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं. नाउ उसी के लिए पूछ रहा दैट वाई सच कंपाउंड्स आर वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स. ट्रांजिशन मेटल के लिए ही ये क्यों नोन होते हैं, बिकॉज देयर इंटरस्टिशियल साइट्स आर वेल compensated or they are similar in size with these atoms. कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं इनको एकोमोडेट करने के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, परफेक्ट होती है. तो इसीलिए वो क्या करते हैं, आसानी से उनके अंदर एकोमोडेट हो जाते हैं. Now next question is that how is the variability in oxidation state of transition element different from that of non-transition metals. तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऊपर अभी उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करता है. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डिफरेंस आ रहा है. अभी आप एस ब्लॉक में जाएंगे तो एस में देखो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, तो इसीलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट्स +2 और +1 ही शो करते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप जब जाओ पी ब्लॉक में, अगर आप जाओगे तो पहले पॉजिटिव में बढ़ेगा फिर नेगेटिव में बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो एक ट्रेंड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल है ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड दैट रीज़न इज़ बिकॉज कि यहाँ पर सिर्फ एस ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, एन एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि यहाँ पर पेनेंटिमेट शेल जो होती है डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल इन दोनों में बहुत कम है. तो इसकी वजह से डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी. लेकिन एस और पी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं. Okay, this question is really important. It says that describe the preparation of potassium dichromate from chromite ore. ये हम देख चुके हैं, 4 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन पूरी होती है. Now it says that what is the effect of increasing pH और a solution of sodium dichromate. सोडियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन का अगर आप pH बढ़ा देंगे तो क्या होगा, pH बढ़ा रहे हैं आप, इसका मतलब है कि आप बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं. तो बेसिक मीडियम में आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेट ओर में. किसमें, क्रोमेट आयन के अंदर चेंज हो जाता है, दैट इज़ CrO4 2 नेगेटिव. सो डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन जाएगा और एसिडिक मीडियम में यही क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो इंटर कन्वर्टेबल रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी उसी को इसने इस तरीके से पूछा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रियली इंपॉर्टेंट. इट सेज दैट यू हैव टू डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट बताना है किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, आयनिक इक्वेशन लिख के. किसके साथ, आयोडाइड के साथ. तो अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है. हमने देखा था आई नेगेटिव से क्या बना देता है, I2 बना देता है. तो यहाँ पे बैलेंस कर दोगे आप 2I नेगेटिव, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया. अब डाइक्रोमेट का क्या होगा, रिडक्शन. सो ये डाइक्रोमेट आयन था आपका, एसिडिक मीडियम में बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स लेगा और क्या बना लेगा, Cr+3. +7 से +3 में गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे. सॉरी, लेट मी क्लियर द स्पेस. +7 से +3 में जा रहा है क्रोमियम आपका. तो कितने इलेक्ट्रॉन लग गए हैं इसको, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इसे लग गए हैं. ठीक है, अब देखो क्रोमियम को पहले बैलेंस कर लो. 2 क्रोमियम यहाँ थे, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पर भी 2 आएगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पर टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना है, -2, -4, -6 हो गया. और यहाँ पर कितना है, +6 है. आई हैव डन समथिंग रॉन्ग ओवर हियर.
क्रोमियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना, +7 नहीं आएगी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, +6 आएगी। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ। +6 से +3 जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 क्रोमियम चाहेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो इसकी आयनिक रिएक्शन क्या होगी, दैट Cr2O7 2 नेगेटिव, क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक मीडियम है, इलेक्ट्रॉन लेगा तभी रिड्यूस होगा, और किस में जा रहा है, क्रोमियम, +3 के अंदर एसिडिक मीडियम में जाता है। 2 क्रोमियम है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 ही होंगे। अब देखो +6 से +3 में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है 1 क्रोमियम के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया। टोटल माइनसेस, -2, -6, -8, और इधर अगर आप चार्ज देखोगे तो प्लस का कितना है, 6, -8 इधर है, +6 इधर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें, 14। तो यहाँ पे आपने 14H पॉजिटिव कर दिया, बैलेंस करोगे हाइड्रोजन तो यहाँ पर आ जाएगा 7H2O। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। इस तरीके से 2 आपने आयनिक इक्वेशन लिख दी है। अब आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर देना और नीचे लिख देना, दैट वुड बी द नेट रिएक्शन। चलिए सेकेंड पार्ट कह रहा है आयरन सेकेंड, दैट मीन्स फेरस से किस में जाएगा, फेरिक के अंदर जाएगा, तो ज़रूर 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आए, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है। बाकी क्रोमियम वाली सेम रहेगी, दोनों को कंबाइन करो, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप नीचे लिख देंगे नेट रिएक्शन। नेक्स्ट आपको बोल रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे इसने आपको बोला कि H2S का आपको दिखाना है। तो H2S अगर ऑक्सीडाइज होगा तो कहाँ जाएगा, H2S में सल्फ़र जो है वो -2 में है, ऑक्सीडाइज अगर होगा तो S के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन की नेट रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद रिडक्शन की जो रिएक्शन है क्रोमियम की वो सबके लिए सेम रहेगी, दोनों को आप इलेक्ट्रॉन्स बराबर करके और ऐड कर देंगे तो नेट रिएक्शन आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये भी आपने देखा है फ्रॉम पाइरोलूसाइट ओर, ठीक है। अब आपको सेम यही रिएक्शंस जस्टिफाई करनी है, किसके लिए, पोटेशियम परमैंगनेट के लिए। तो ये आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट क्या बना लेता है, Mn+2। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही बैलेंस कर देंगे, H पॉजिटिव लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, ये रिएक्शन हमने देखी है। तो मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, ज़रूर 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2, और यहाँ पर कितना है टोटल चार्ज, आप देखोगे अगर -1 -6 से +2 जाना है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 8, बैलेंस करेंगे 4H2, ठीक है। चलिए ये इसकी क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन, ये सेम रहेगी हमेशा। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं किसको ऑक्सीडाइज कराना है, फेरस को। फेरिक के अंदर SO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव, ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा CO2 के अंदर, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप KMnO4 की रिएक्शन करवाओगे ऑक्सैलिक एसिड के साथ तो नेट रिएक्शन जो आएगी ना ऐसे आएगी, एक सेकेंड, नेट रिएक्शन जो आप लिखेंगे वो आपको कुछ ऐसी नज़र आएगी। इस चैप्टर का ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ये आपका ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा Mn+2। आपको पूछा जाता है कि ये रिएक्शन जो है वो स्टार्टिंग में स्लो होती है लेकिन बाद में ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। यानी कि आपको पता है KMnO4 जो था वो पर्पल कलर का था, ये पर्पल कलर का था, और Mn+2 क्या होता है, कलरलेस होता है। तो जैसे ही आप ऑक्सलेट आयन को पोटेशियम परमैंगनेट में डालेंगे वो पर्पल से कलरलेस होने लगेगा। तो आपसे पूछा जाएगा जो स्टार्टिंग में डीकलराइजेशन होता है वो स्लो होता है लेकिन बाद में ये डीकलराइजेशन फास्ट हो जाता है। डीकलराइज हो क्यों रहा है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान पोटेशियम परमैंगनेट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैंगनीट, दिस Mn+2 आयन, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में रिएक्शन स्लो होती है लेकिन बाद में ये रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए बाद में डीकलराइजेशन फास्ट होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो CO2 बन रहा है इट बिहेव एज ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब क्या है, CO2 कैटलिस्ट की तरह से काम करेगा इस रिएक्शन में। तो अगर प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है तो उन रिएक्शंस को हम ऑटो कैटलिस्ट, उन रिएक्शन को ऑटो कैटलिसिस बोलते हैं हम, और वो प्रोडक्ट हमारा ऑटो कैटलिस्ट कहलाता है। तो जैसे जैसे CO2 बनेगा रिएक्शन फास्टर होती जाएगी। तो इनिशियली तो कोई CO2 प्रेजेंट नहीं था तो रिएक्शन स्लो थी, फिर CO2 बनना शुरू हुआ तो रिएक्शन फास्ट हो गई। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन लिखनी है, तो ये काफ़ी सिंपल आप कर सकते हो, रिडॉक्स रिएक्शन की थोड़ी सी भी अगर प्रैक्टिस होगी तो।
चलिए, आपको कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में डेटा दिया है, उस डेटा को आपको इंटरप्रेट करके कुछ क्वेश्चंस बताने हैं। लेट्स जस्ट से कि वो क्या है। उसने कुछ डेटा देने के बाद आपसे पूछा है दैट यू हैव टू कमेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ फेरिक आयन एज कम्पेयर टू Cr+3 एंड Mn+3। देखो, ये जो डेटा आपको गिवन है, ये तो पहले आपको दिख रहा है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, +2 से 0 में जाने का और +3 से +2 में जाने का आप लोगों को डेटा गिवन है। चलो कंसिडर करते हैं। यहाँ पे देखो, आपको Fe+3 की देखनी है स्टेबिलिटी। Fe+3 यहाँ Fe+3 का रिड्यूस होना +2 के अंदर कैसा है? बहुत ही आसान है, पॉजिटिव दिख रहा है आपको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इस रिएक्शन का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है? फिजिबल। लेकिन बाकी दोनों का भी कंपेयर कर लेते हैं। क्रोमियम +3 का +2 में जाने में कितना है? माइनस में है, यानी कि क्रोमियम +3 से +2 में नहीं जाएगा। ऑब्वियस है, D3 में है, ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर भी ये D5 में था, ज़्यादा स्टेबल था, तो इसीलिए +2 में जाने के लिए इसका क्या होना चाहिए था? थोड़ा सा कम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ईजिली एक गेन कर लेता है, D6 बना लेता है। D6 D5 से थोड़ा सा ही कम स्टेबल होता है। तो हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे D3 और D6 की बात क्या है। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा D3 और D6 के बारे में, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो Mn+3 का डेटा अगर आप देखोगे तो ये रहा, यानी कि Mn+3 का रिड्यूस होना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसका पॉजिटिव में क्या है? बहुत ही ज़्यादा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा होता है पॉजिटिव में, वो रिएक्शन उतनी ज़्यादा फिजिबल होती है। अगर आप इन तीनों रिएक्शंस को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मैंगनीज़ का है, +3 से +2 में जाने के लिए। तो यानी कि मैंगनीज़ +3 से +2 में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फिजिबल होगी। तो इसका मतलब Mn+3 में रुकेगा ही नहीं। मैंगनीज़ किस में चेंज हो जाएगा? +2 में। तो Mn+3 की स्टेबिलिटी तो सबसे कम हो गई। अब बचे क्रोमियम और आयरन, तो इनकी +3 में देखते हैं। इन दोनों की अगर आप कंपेयर करोगे तो आयरन की ज़्यादा है पॉजिटिव स्टेट में, जबकि क्रोमियम की माइनस में है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आयरन का स्टेबिलिटी कम है +3 में। क्यों? क्योंकि वो +2 में चेंज हो रहा है, लेकिन क्रोमियम +3 से +2 में चेंज नहीं होता। तो अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछी जाए इन तीनों की +3 के अंदर, तो आप बता सकते हो सबसे कम स्टेबल कौन होगा? Mn+3 होगा। उसके बाद कौन होगा? Fe+3 और लास्ट में कौन होगा? Cr+3। ठीक है, +3 के अंदर स्टेबिलिटी पूछी है। देखो, सबसे कम कौन या सबसे ज़्यादा लिख लो, Cr+3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन Fe+3 और लास्ट में कौन हो गया? Mn+3। तो आपसे इसकी स्टेबिलिटी पूछी थी इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आप बता सकते हो इट स्टेबिलिटी इज़ इंटरमीडिएट ऑफ दैट ऑफ क्रोमियम +3 एंड मैंगनीज +3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। द ईज विद विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एज कम्पेयर टू अ सिमिलर प्रोसेस फॉर ईदर क्रोमियम और मैंगनीज। कह रहा है अब ऑक्सीडेशन बताना। अभी तक तो रिडक्शन आपने देखा था, ऑक्सीडेशन बताना है कि जो आयरन है आपका वो कितनी आसानी से ऑक्सीडाइज़ किया जा सकता है बजाय के क्रोमियम और मैंगनीज़ के। तो ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शंस हैं वो अगर आप देखो तो देखो, मेटल की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान देना। अब आप कहोगे ऑक्सीडेशन तो Fe+2 का Fe+3 में भी हो सकता है और Fe का Fe+2 में भी हो सकता है, हम कौन सा ऑक्सीडेशन देखें? तो इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया मेटल की बात कर रहा है, तो आपको मेटल का ऑक्सीडेशन कंसिडर करना है। मेटल्स इस साइड पे हमें दिए हुए हैं तो इनको हम देखेंगे। क्रोमियम को, मेटल को देखो, +2 को 0 में लेके जाना है तो माइनस का 0.9 हो गया, लेकिन यही रिएक्शन आपको तो ऑक्सीडेशन देखना है ना। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? क्रोमियम 0 से +2 में देखना है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? रिवर्स। रिएक्शन रिवर्स होगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बिल्कुल इसी तरीके से मैंगनीज से +2 में जाने का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? +1.2। सिमिलरली आयरन से आयरन +2 जाने का क्या हो जाएगा? +0.4। अब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा फिजिबल होगी। तो सबसे ज़्यादा आसान ऑक्सीडेशन किसका है? जिसकी पॉजिटिव में वैल्यू सबसे ज़्यादा, दैट इज़ दिस। तो मैंगनीज मेटल का ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा आसान है, उसके बाद किसका है? क्रोमियम का, एंड लास्ट में किसका है? आयरन का। तो इट वोंट बी वेरी ईजी फॉर आयरन एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम एंड मैग्नीशियम टू गेट ऑक्सीडाइज। ठीक है, यही बात वो यहाँ पे पूछ रहा था। तो आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा, तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन करना सबसे कम आसान होगा एज़ कम्पेयर टू अदर टू मेटल्स। चलो नेक्स्ट, इट्स आस्किंग यू दैट प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड विच विल बी नॉट।
तो कलर्ड आपको बताना है। तो आपको पता है कलर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक या उससे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि क्या कर सकें, ट्रांजिशन शो कर सकें। तो देखते हैं आप सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। पहले दिया हुआ है आपको टाइटेनियम, इसको कंसिडर कर लेते हैं। टाइटेनियम के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इसका नंबर पता होना चाहिए। तो इसका नंबर 22 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2। +3 में, +3 में तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक ही बचा। 3d1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये कलर शो करेगा। वेनेडियम +3, वेनेडियम का नंबर 23 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d3। 3 इलेक्ट्रॉन आप इसमें से निकालेंगे, 2 यहाँ से गए, एक यहाँ से गया, 3d2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कलर शो करेगा। कॉपर +1, कॉपर +1 में आपको पता है क्या होता है, d10 होता है। 4s1 3d10 था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, d10, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अनपेयर्ड नहीं है तो ये कलर शो नहीं करता। स्कैंडियम +3, स्कैंडियम का नंबर 21 होता है। 4s2 3d1, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तीनों ही निकल जाएंगे। अंदर वाली शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, ये भी कलर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ Mn+2, Mn+2 आपको पता है ये d5 होता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो क्या करेगा, अच्छे से कलर शो करता है। सो Mn+2 क्या हो जाएगा आपका, कलर्ड कंपाउंड हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ Fe+3, Fe+3 में क्या होगा, Fe+3 के अंदर आपके पास देखो यहाँ पे 4s2 3d6 होता है आयरन। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 यहाँ से निकाले आपने और 2 यहाँ, एक यहाँ से निकाल दिया, तो 3d5 हो गया। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी कलर शो करेगा। कोबाल्ट अगर आप देखोगे d7 होता है +2 में, तो ये भी कलर शो करेगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, ये हम पहले देख चुके थे। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बतानी है। तो अगर ये पीरियड है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है अगर ये, तो जब तक आप मैंगनीज तक पहुँचेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप d5 की तरफ अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट हाफ में +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन फिर दोबारा आगे की तरफ जाओगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि यू आर मूविंग टूवर्ड्स d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो +2 होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, d10। तो पहले इंक्रीज़ करती है, फिर डिक्रीज़ करती है, फिर दोबारा से इंक्रीज़ करती है, तो ये स्टेबिलिटी होती है +2 की। नेक्स्ट आपको बताना है, केमिस्ट्री बतानी है एक्टेनॉइड और लेंथेनॉइड की इन रिस्पेक्ट टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए। लेंथेनॉइड में 4f होता है, एक्टेनॉइड्स में 5 है। एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस बता दीजिए कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जिक्र कर सकते हैं आप यहाँ पे। ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए। लेंथेनॉइड +2 +3 +4 शो करते हैं, लेकिन एक्टेनॉइड्स क्या शो करते हैं, +4 +6 और +7 तक शो करते हैं। केमिकल एक्टिविटी आप बता सकते हैं, एक्टेनॉइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेंथेनॉइड्स। तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है, ये जो सब हम पहले कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, दैट of the D4 species Cr+2 is strongly reducing while manganese +3 is strongly oxidizing। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। मैंगनीज +3 ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग है मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि अभी ये D4 में है, रिड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो D5 में चला जाएगा, जो कि क्या है, स्टेबल है। तो मैंगनीज के लिए क्या हो जाएगा, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी, तो ये जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब क्रोमियम +2 भी तो D4 में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता क्योंकि इसके पास इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, इसके लिए छोड़ना आसान है और छोड़ने के बाद ये D3 बनाता है। मैंने आपको बताया था D3 भी क्या होता है, स्टेबल होता है। तो क्रोमियम +2 एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के D3 में जाता है, विच इज़ स्टेबल फॉर क्रोमियम, और मैंगनीज जो है वो D5 में जाता है एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो मैंगनीज ऑक्सीडाइजिंग हो गया और क्रोमियम +2 आपका रिड्यूसिंग हो गया नेचर में। Next it says that cobalt +2 is stable in aqueous solution, but in the presence of complexing reagent it is easily oxidized। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन एकदम क्लियर कट मिल जाएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स थोड़े से इंटर रिलेटेड हैं और तो इसीलिए थोड़े से कंसेप्ट इसके उस चैप्टर कोऑर्डिनेशन में लग रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के इस चैप्टर में लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कह रहे कोबाल्ट +2 जो होता है वो एक्वस स्टेट में तो स्टेबल होता है, कोबाल्ट +2 D7 होता है।
तो पानी में तो ये स्टेबल हो जाता है, लेकिन जैसे ही कोई लीगेंड इसके पास आता है, लीगेंड का मतलब क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी अगर इसके पास आएगी तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो D7 में जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला आएगा ना, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के किस में चला जाता है, D6 में। और अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला आ रहा है तो वो तो ऑक्सीडाइज करेगा ही, लेकिन ऑक्सीडाइज होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, D6 में कन्वर्ट हो रहा है। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि D3 और D6 जो होते हैं वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर नाउ आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे D5 तो आपको पता है हाफ फिल्ड हो गया है तो स्टेबल हो गया, लेकिन D3 और D6 क्या है, ये तो हाफ फिल्ड है ही नहीं, ना फुली फिल्ड है, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना देख लो, D3 और D6 जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा। तो कोबाल्ट जो है वो पानी के अंदर +7 में रहता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको मिलेगा, इट प्रेफर टू अटेन D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ मोर स्टेबल। तो इसीलिए वो जैसे ही उसके पास कोई लिगेंड आएगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अनस्टेबल होती है आयंस के लिए। ऑब्वियस है, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उनकी वैलेंस शेल में है, अगर वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो क्या हो जाएंगे, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे, ठीक है, स्टेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं, तो अनस्टेबल होते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, वही जिसमें एक आयन की ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी। एक्वस में इसका आपको एग्जाम्पल पूछा है तो सीधा सीधा बता दीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने पढ़ा था, कॉपर इन एक्वस मीडियम किस में चेंज हो जाता है, कॉपर +2 एंड कॉपर 0। तो ये क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। नेक्स्ट इट सेज दैट विच मेटल इन द फोर्थ सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर फ्रीक्वेंटली एंड वाई। +1 कौन शो करेगा और क्यों, तो +1 कौन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आपको पता है कॉपर शो करता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद क्या बना लेता है, D10 बना लेता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें +1 में क्या कर लेता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, तो इसीलिए +1 बनाता है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा था, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो अभी आपने कलर कंपाउंड के लिए निकाला था, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और क्या बता दें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर इसने आपसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल, तो जिसके पास जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा एक्वस स्टेट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर लोगे, एक्वस स्टेट के अंदर मतलब आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहना है, तो आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना किसकी क्या आ रही है। जैसे इसकी आएगी D4 आएगी, क्रोमियम की आएगी D3, वेनेडियम +3 की आएगी आपके पास D2, टाइटेनियम +3 की D0। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया यहाँ पर, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज़ और उसके बाद ये। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी देख के आंसर कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है और रीज़न बताना है। द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज़ बेसिक एंड द हाइएस्ट इज़ एसिडिक या फिर एम्फोटेरिक। ये बात हम कर चुके हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे कोवलेंट करेक्टर बढ़ता है, और कोवलेंट करेक्टर की वजह से क्या बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसीलिए जब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो वो क्या होंगे, बेसिक होंगे। ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक होंगे, और बीच के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, हमेशा एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो इट इज़ बिकॉज दैट एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज एसिडिक करेक्टर ऑफ द ऑक्साइड increases, covalent character of the oxide increases, therefore its acidic character also increase. Next says that transition element exhibit highest oxidation state in oxides and fluorides. तो ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है, ऑक्साइड और फ्लोराइड ही सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन फ्लोरीन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसीलिए उनके साथ वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ऑक्सो एनायन ऑफ अ मेटल। यहाँ पर हाई की बात हो रही थी, दोनों के साथ हाईएस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑक्सो एनायन के मेटल में होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ। तो फ्लोरीन के साथ कॉन्ट्रास्ट हो गया यहाँ पे। तो आप बता सकते हो कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है डबल बॉन्ड फॉर्म करने की, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो इसीलिए वो क्या कर सकता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को सपोर्ट कर सकता है। तो मेटल की बहुत ज़्यादा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो उसको सिर्फ ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर पाएगा, फ्लोरीन नहीं। क्योंकि हमने बात की थी कि जैसे आपको +7 में लेके जाना है, +7 में किसी मेटल को लेकर जाना है तो 4 ऑक्सीजन लगेंगे एक माइनस चार्ज के साथ, लेकिन
फ्लोरीन अगर लगाने होंगे तो 7 फ्लोरीन्स लगाने पड़ेंगे। तो 7 फ्लोरीन एक सेंट्रल एटम के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेरिक इंटरेंस हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 4 ऑक्सीजन तो आसानी से किसी भी एटम के ऊपर लग सकते हैं, तो इसीलिए ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपको बताना है प्रिपरेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो ऊपर अभी आप देख चुके हो, ठीक है, इन दोनों की प्रिपरेशन हमने ऊपर डिटेल से बात की थी। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर एलॉयज, होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स। इंपॉर्टेंट एलॉय बताइए, मिक्स्ड मेटल बता दो, ब्रास बता दो, स्टेनलेस स्टील बता दो, ठीक है। अच्छा ओके, लेंथेनॉइड का पूछा है तो लेंथेनॉइड का बता दो। मिक्स्ड मेटल, मिक्स्ड मेटल होता है 95% लेंथेनॉइड और 5% आयरन विद ट्रेसेस ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड नाइट्रोजन। यूजेस बता दीजिए उसके, बुलेट्स बनाने में और शील्ड्स बनाने में काम में आता है। व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन कहते हैं। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है तो आप बता सकते हैं। मैंने आपको बोला था सीरीज़ की राइम आप याद कर लेंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा कि 104 या 102 या 92 किसका नंबर होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल आपको पता ही है 4f1214 होती है, ठीक है, 5d 1 होती है और 6s022 होती है। ये 0 to 1 होगी और ये 2 ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, आप फिल कर देंगे नंबर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, द केमिस्ट्री ऑफ एक्टेनॉइड इज़ नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ लेंथेनॉइड्स। क्यों? क्योंकि एक्टेनॉइड्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, आपको पता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी कर पाना इतना ज़्यादा क्या नहीं होता, आसान नहीं होता, तो इसीलिए उसकी केमिस्ट्री स्मूथ नहीं होती। दूसरा, पढ़ना उसको कॉम्प्लिकेटेड होता है। और स्मूथ क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, स्मूथ कब होती है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, उसका साइज़ क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। वैलेंस शेल क्या होती है इसकी 7s, अंदर होती है 6d और उसके अंदर आप फिल करते हो 5f। आपको पता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इन तीनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है। तो इन तीनों ही शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करने लगते हैं प्रॉपर्टीज़ को शो करने में। तो इसीलिए अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करेंगे तो उसकी जो केमिस्ट्री होगी वो स्मूथ नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज़ द लास्ट एलिमेंट इन द सीरीज ऑफ एक्टिनॉइड, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, कमेंट ऑन द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट। तो अब उसको बता देंगे कि लास्ट वाला जो एक्टिनॉइड है उसका एटॉमिक नंबर लिख के, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के आप बता देना कि इतने इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से निकल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि डिराइव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सीरियम प्लस 3। सीरियम प्लस 3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसने आपसे पूछी है। तो नंबर हमने देखा था इसका 54 होता था और इसमें क्या होता था, इसमें बचेगा आपके पास F में 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस 3 के अंदर सीरियम में 1 इलेक्ट्रॉन बचता था। तो इसीलिए क्या करता था, 1 इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज़ करके सीरियम प्लस 4 में स्टेबल होता था। लेकिन अभी हमें इसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछी और क्या पूछा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, √n × n+2, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 × 3 हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा 1.7 बोर मैग्नेटॉन। तो वैल्यू आप इसकी ऐसे दे देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि एक लेंथेनॉइड का कौन सा एलिमेंट है जो कि क्या करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आपको पता है सीरियम और टर्बियम। इसके अलावा +2 पूछा है तो कौन करता है, यूरोपियम एंड सीरियम एंड टर्बियम +4 शो करते हैं। और आपका +2 पूछा है तो आप यूरोपियम एंड इटर्बियम उसको बता देंगे, वो +2 में स्टेबल रहता है। ट्राई टू को रिलेट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो उसने पूछा है इसका जस्टिफिकेशन बताओ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे। तो आप बता सकते हो कि सीरियम जो है वो +4 में नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेता है, जबकि जो आपका टर्बियम है वो क्या करता है, हाफ फिल्ड F ऑर्बिटल ले लेता है। वहीं पर जो आपका यूरोपियम है +2 में वो हाफ फिल्ड होता है और जो आपका इटर्बियम है वो क्या हो जाता है, फुली फिल्ड हो जाता है। तो इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से वो क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है कंपेयर द केमिस्ट्री। कंपेयर द केमिस्ट्री का मतलब है डिफरेंस। तो आपको डिफरेंस करना है बिटवीन एक्टेनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स। तो ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिख के बता दिए थे, आपको सिर्फ 3 ही बताने हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे। तो आप बता दें लेंथेनॉइड में 4f होता है, एक्टेनॉइड में 5f। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर जाएंगे तो लेंथेनॉइड +2 +3 +4 शो करेंगे, एक्टेनॉइड्स +5 +6 +7 तक जा सकते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी में डिफ्रेंशिएट करने को पूछे तो आप बता सकते हो उसको कि आपको क्या करना है, एक्टेनॉइड जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे क्या होंगे, रिएक्टिव मेटल्स होंगे,
क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के अंदर. कंपेयर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विद दोज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड. पहली ट्रांजिशन सीरीज़ को दूसरी और तीसरी से आपको कंपेयर कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहली वाली ट्रांजिशन सीरीज़ में 3D ऑर्बिटल होगा, दूसरी में 4D और तीसरी में 5D. ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो आपको पता है कि जैसे जैसे नीचे की तरफ हम जाएंगे वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैक्सिमम वाली है ना वो शो नहीं हो पाएगी. आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगी, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है. इतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था, लेकिन हो तो रहा ही है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी. एटॉमिक साइज़ डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज़ होगा, लेकिन 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 आपको पता है कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. किसकी वजह से, एफ ऑर्बिटल 4f और 5f की इंटरवेंशन की वजह से जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रुकना चाहिए था वो नहीं रुक पाया. तो पीछे की तरफ ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहुंच रहा है. तो इस वजह से क्या होगा, उनका एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ तो होगा लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं होगा. तो ग्राफ अगर आपको याद हो वो यू शेप वाला, ऐसे वाला जो हमने किया था, तो उसमें आपने देखा था फर्स्ट से सेकंड जाने पर इंक्रीज़ ज़्यादा हो रहा था, लेकिन सेकंड से थर्ड पे जाने पे इंक्रीज़ बहुत कम हो रहा था. तो वहाँ से आप इसको आंसर करेंगे. नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि 3D इलेक्ट्रॉन आपको बताने इनके अंदर कितने हैं. तो रिपीटेडली पूछा गया है क्वेश्चन, आप आसानी से लिख सकते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. नेक्स्ट पूछा, इंडिकेट हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट द 5 3D ऑर्बिटल्स टू बी ऑक्यूपाइड फॉर दिस हाइड्रेटेड आयंस. कि आप किस तरीके से ये बताएंगे कि डी ऑर्बिटल्स किस तरीके से ऑक्यूपाइड हैं. तो ये जो है आपको सिर्फ क्या करना है, डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है. टाइटेनियम +2 के अंदर डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप उसको फिल करके दिखा देंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी स्पीशी के लिए आ रहे हैं. चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पोजेस मेनी प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इसने बोला आपको कि जो पहली ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अलग होती हैं हैवियर वालों से. हैवियर मतलब नीचे की तरफ जाएंगे तो हैवी हो जाएंगे. तो आपको पता है कि नीचे की तरफ जब हम जाते हैं, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ की जब हम बात करते हैं, तो थर्ड, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर क्या आ जाता है, 4f और 5f आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं. ठीक है, तो ये अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे. जैसे इनका साइज़ क्या होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. ये बहुत अच्छे एलॉयज़ बनाएंगे. इनकी जो मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है वो और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी, क्योंकि इनका साइज़ क्या हो गया, कंपैटिबल हो गया है. तो एलॉयज़ बहुत अच्छे बनाते हैं. आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सबकी सेम होगी. तो साइज़ सिमिलर होने की वजह से सारी प्रॉपर्टीज़ ये सिमिलर शो करेंगे. कौन, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स. जबकि फर्स्ट और सेकेंड में इतनी ज़्यादा आपको सिमिलैरिटी या कॉन्स्टेंसी देखने को नहीं मिलती. चलो, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस. कह रहे हैं इससे आप क्या पता लगा सकते हो. तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें बताता ही किसके बारे में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में. अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 2.2 आ रही है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में पुट कर दो. यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायर कर लोगे. 2.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n+2. तो इसको खोलोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा n इज़ इक्वल टू 2. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे हमें. यहाँ से क्या पता चल जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बाकी सीधा सीधा मैं आपको बता देती हूँ, जो भी यहाँ पर n होता है, n की अगर वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग आता है मैग्नेटिक मोमेंट. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा. सिर्फ प्रॉब्लम होगी आपको 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर. यहाँ पे देखूँ 2.2 है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. 5.3 है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. 5.9 है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे. ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें बताता है कि इसके बारे में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल आयन. तो यहाँ से आप बता सकते हो कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट देख के आप बता सकते हो कि मैग्नीज़ के पास ज़रूर यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे. कंफर्म करना चाहते हो, कंफर्म कर लो. देखो, इसको निकालो, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ज़रा, मैग्नीज़ की ट्राई करो. यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं या कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिन्हें आप बोलते हैं, वो यही है. नेक्स्ट चैप्टर में हमें इन्हीं को डिस्कस करना है डिटेल से. चलो, ये आप बीच में से ब्रेक करोगे तो पोटेशियम +1 में रहता है. 4 पोटेशियम लगे थे तो -4 हो जाएगा. मैग्नीज़ X ले लो, साइनाइड -1 में रहता है. 6 साइनाइड है तो -6. टोटल कितना, -4. सो X इज़ इक्वल टू -4 + 6. तो X की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पर, +2. तो मैग्नीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई यहाँ पर, +2 हो गई. ठीक है, और यही बात हम यहाँ पर कर रहे थे. चलो,
दिस इज़ ऑल अबाउट NCERT के क्वेश्चंस। तो अब इसके आगे भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कर लेना, यहाँ पे कुछ हिंट्स भी आपको दिए हुए हैं तो इनको भी आप देख सकते हो। और दिस इज़ इट फॉर माय साइड। इसके अलावा आपको असाइनमेंट दे दिए जाएंगे या एक्स्ट्रा पेपर्स दे दिए जाएंगे, क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे इसकी प्रैक्टिस के लिए। 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो आप पहले NCERT को अच्छे से कवर कर लें, उसके बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, यू हैव टू सॉल्व इट अप। और अगर कोई डाउट होते हैं तो हम फिर असाइनमेंट में से डिस्कस कर लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।